Hello students, welcome to Affinity Digital. I am Lakshya Taneja, Physics faculty from Affinity classes. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो आपका मिनी स्टैटिक टेस्ट 3 हुआ था 26 दिसंबर को। उसका सॉल्यूशन हम डिटेल सॉल्यूशन अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, ठीक है। आपका ये साल काफ़ी अच्छा जाए, यही उम्मीद करते हैं। एंड अच्छे से पढ़िए। और जो आपका अभी नीट आ रहा है, नीट 2022, आई विश कि सबका बहुत अच्छा एग्जाम जाए इस साल में, नया साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, एंड वन मोर थिंग, न्यू ईयर के ओकेजन पे एक नया ऑफर आया आपके पास कि आप इसी टेस्ट सीरीज को, आईआईटी जो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हैं, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 डे ऑफर है ये, न्यू ईयर के ओकेजन पे ये ऑफर रखा गया आपके लिए। आप 500 रुपीज़ में ये पूरी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे गुवाहाटी में हैं वो इसको ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, एंड जो गुवाहाटी के बाहर के स्टूडेंट्स हैं वो इसे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन डिस्कस। देखिए क्या बोला गया इसमें बोला गया व्हेन द अल्फा पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी v इज बम्बार्डेड ऑन हैवी न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर आपको एक न्यूक्लियस दिया गया है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस ले लेते हैं, कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है। इसका मास नंबर, इसके ऊपर चार्ज है Zd, ठीक है, चार्ज Zd दिया हुआ है, और इसी की तरफ हमने एक दूसरा पार्टिकल बॉम्बार्ड किया है, मतलब फेंका है हमने दूसरा पार्टिकल जो कि अल्फा पार्टिकल है। क्या आप जानते हैं अल्फा पार्टिकल है क्या चीज? अल्फा पार्टिकल सिंपल हम जानते ही हैं कि हीलियम न्यूक्लियस होता है ये, इट इज हीलियम न्यूक्लियस He2 पॉजिटिव, ठीक है। इसको हमने बॉम्बार्ड किया न्यूक्लियस की तरफ, तो होगा क्या, ये इसकी तरफ जाएगा और धीरे होता जाएगा। इसकी स्पीड, इधर आते आते इसकी स्पीड कम होती जाएगी, वेलोसिटी कम होती जाएगी। क्यों होगी वेलोसिटी कम भाई? इसलिए होगी वेलोसिटी कम क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों रिपेल करेंगे एक दूसरे को। अब जब ये इसकी तरफ भाग के आ रहा होगा तो इसके ऊपर रिपल्शन लगेगा पीछे की तरफ होगा फोर्स, इसीलिए आते आते धीरे होगा, और धीरे होते होते ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रुक जाएगा और उसके बाद पलटी मार के पीछे चला जाएगा। एंड दिस इज Zd, ये न्यूक्लियस यहीं पड़ा रहेगा और ये जो अल्फा पार्टिकल है ये पीछे की तरफ भाग जाएगा, बट एक पॉइंट पे आके ये रुकेगा। और ये जो डिस्टेंस होता है इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यही निकालने को आपको इस क्वेश्चन में बोला गया है कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है क्या। आओ देखते हैं, बहुत सिंपल, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसके नोट्स में ये क्वेश्चन नहीं होगा। 2 बार इस क्वेश्चन को पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ाते हैं इसको और मॉडर्न फिजिक्स में भी इसको पढ़ाया जाता है। आओ देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इट इज सिंपल ए क्वेश्चन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्व करो और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आओ करते हैं एनर्जी कंजर्व। एनर्जी कंजर्व कैसे करेंगे देखिए, एनर्जी कंजर्व ऐसे की जाती है, सिंपल इक्वेशन ui प्लस ki इज इक्वल टू uf प्लस kf। ये एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है। आओ देखते हैं पहले, ये 2 थे और ये इंफिनिटी पे था, इसको इधर फेंका गया था v वेलोसिटी से इधर फेंका गया था। इसका चार्ज था Zd, इसका चार्ज तुम बताओगे ये कि इसका चार्ज कितना होता है? He2 पॉजिटिव है, साफ दिख रहा है, ऊपर 2 पॉजिटिव मतलब 2 ही चार्ज है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। आइए तो पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इंफिनिटी दूरी पे रखे गए हैं ये दोनों, काफी दूर थे स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज दिस काइनेटिक एनर्जी? बहुत सिंपल, ये तो चल ही नहीं रहा है, और ये चलेगा हाफ mv², ये इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? आओ देखते हैं। ये जो डिस्टेंस है जहां के रुकेगा इसको हम r0 मान लेते हैं, और ये अगर डिस्टेंस r0 है तो पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं k q1, पहला चार्ज था Zd and second charge was 2e, divided by distance आया r0। फाइनल पिक्चर में ये जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट अप्रोच वाला, इट इज r0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। भाई साहब ये भी रुक गया, यहाँ आके तो रुक गया ये, और ये भी रुका हुआ है, दोनों रुके हुए हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी मिला के 0। एंड सिंपली सॉल्व इट। आपको दिख रहा होगा
आपसे पूछा गया था कि ये क्लोजेस्ट अप्रोच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये मास के साथ कैसी वेरी कर रहा है। सिंपल आर नोड को इधर लेके आओ, आर नोड इधर आया, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो यही इक्वेशन बन रही है सेम, और उसके बाद आर नोड को इधर लेके जाएंगे हम, तो ये इक्वेशन बन गई आर नोड इज इक्वल टू 4k/ZE/2E/mv²। बाकी सबको इधर, आर नोड को उधर। देखो कैसा रिलेशन आया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। क्या दिख रहा है, एक ऊपर है एक नीचे, इसका मतलब दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, इसीलिए ये जो डिस्टेंस आया क्लोजेस्ट अप्रोच, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अपना। हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो चुका है। सो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या आपको समझ आया सब लोगों को? आप कोई भी आपका डाउट फिर भी बचता है, यू कैन पोस्ट द कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स में हम देख लेंगे एंड वी विल रिप्लाई बैक अगर कोई भी आपको डाउट आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन, बोहर मॉडल बहुत बार पढ़ा है, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ चुके हैं, फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स। वो बोल रहा है इलेक्ट्रॉन क्या कहीं भी किसी भी ऑर्बिट में घूम सकता है। एक कंडीशन होती है, आपको याद आ रहा होगा कि एक कंडीशन लगाई जाती है कि सिर्फ वही ऑर्बिट्स अलाउड होते हैं, सिर्फ वही ऑर्बिट्स हमारे अलाउड होंगे बोहर मॉडल में जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। ये इक्वेशन सबने देखी होगी, L इज इक्वल टू NH/2π। क्या आपने ये सबने ये इक्वेशन देखी है? बहुत फेमस इक्वेशन, सीधा पोस्टुलेट के ऊपर क्वेश्चन उसने दे दिया इस बार कि सिंपल, जिसने सिर्फ पोस्टुलेट भी पढ़े होंगे उसे भी ये क्वेश्चन आता होगा कि एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका? इंटीग्रल मल्टीपल h/2π का। आई थिंक बहुत इजी था ये। चलते हैं आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम passes from फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल। एक इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, देखो बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, ये होता है n इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे। अब ये क्या बोल रहा है, फिफ्थ एनर्जी लेवल में था, ठीक है जी, फिफ्थ एनर्जी लेवल में था, सही है। आगे बढ़ते हैं टू द ग्राउंड लेवल। इलेक्ट्रॉन कूद के कहां पे आया? फिफ्थ एनर्जी लेवल से कूद के इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे आ गया, मतलब यहां पहुंच गया होगा जी। ग्राउंड लेवल तो यही होता है। देखो जी आगे, द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोन एमिशन विल बी। मतलब बोल रहा है कि वेलोसिटी कितनी होगी एटम की जब ये फोटोन निकलेगा। क्या आप जानते हैं ये बिल्कुल बॉम्ब फूटने जैसा क्वेश्चन है। जैसे बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, वो दो पार्ट में टूटता है, बॉम्ब दो पार्ट में टूटता है, एक पार्ट इधर जाता है, एक पार्ट इधर जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे क्रैक करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को क्रैक करने का एक ही तरीका है, दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो पार्टिकल में टूट रहा है एक पार्टिकल, तो इट इज सिंपल ए क्वेश्चन ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, बेसिक हमें आना चाहिए, हमें मोमेंटम कंजर्वेशन आना चाहिए उसके लिए। अब क्या होता है जी मोमेंटम कंजर्वेशन, वो भी देख लेते हैं। देखिए मोमेंटम कंजर्वेशन बोलता है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ठीक है जी, ठीक है। यहां पे मैं ये आपको डिटेल में बता रहा हूं, आगे भी आने वाले क्वेश्चंस में मोमेंटम कंजर्वेशन यूज होगा, वहां हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। अभी समझ लीजिए मोमेंटम कंजर्वेशन थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। अब देखो, जब ये पार्टिकल ऐसे था, एटम रुका हुआ था, जब इसके दो टुकड़े हुए, दो टुकड़ों में ये बट गया, एक तो फोटोन बना और दूसरा क्या बना, फोटोन के साथ साथ दूसरा, इसको बोलते हैं डोटर न्यूक्लियाई बोल सकते हो आप, डोटर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डोटर एटम भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ये दूसरा एटम बचा और इसमें से ये फोटोन निकल गया है, ठीक है। अब ये क्या, देखो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में लगा रहा हूं। ये लगाने के लिए देखो इनिशियल, देखो ये एटम रुका हुआ था यार, ये तो रेस्ट पे था, ये तो रेस्ट पे था, तो इनिशियल मोमेंटम 0, खत्म। एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम, क्या होगा यार ये फाइनल मोमेंटम, किसका मोमेंटम लिखूं फाइनल, क्या ये चलेगा? यस, जब ये बॉम्ब फूटेगा, एक्सप्लोजन होगा, तो दो टुकड़े होंगे इसके, ठीक है, इसके होंगे दो टुकड़े, एक टुकड़ा इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मोमेंटम जब लिखोगे तो ये भी चल रहा है, फोटोन भी चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, और अगर दोनों चल गए ना भाई,
दोनों चल गए तो दोनों को मोमेंटम लिख दो, मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई प्लस मोमेंटम ऑफ फोटोन, सिंपल। ठीक है, सो हमें क्या चाहिए था, उसने बोला था वेलोसिटी बता दो। किसकी वेलोसिटी बता दो जी, वेलोसिटी बता दो डॉटर न्यूक्लियाई की, इसकी वेलोसिटी बतानी है। तो यहां से हमारे पास एक सिंपल रिजल्ट आता है कि मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ फोटोन। फोटोन का मोमेंटम और डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम सेम होगा, ये बात आपको आज के बाद याद ही रखनी है। कोई भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट यही अप्लाई करेंगे कि डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोटोन का मोमेंटम के इक्वल होता है। आओ इसी चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे हम इसी चीज का। और आप बस इतना सा बात मुझे बता दो कि इन दोनों में से क्या निकालना इजी है, किसका मोमेंटम निकालना इजी है, क्या डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम निकालना इजी है या फोटोन का या डॉटर का। ऑब्वियसली फोटोन के बारे में हमने बहुत पढ़ा है, तो फोटोन का मोमेंटम बहुत इजी रहेगा हमारे लिए फोटोन का मोमेंटम निकालना, और हम वही निकालेंगे अभी। ठीक है, आओ देखते हैं व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन। ये तो यार बहुत इजी है, ये तो h बाई लैम्डा, सीधा फॉर्मूला है ये तो, कि h बाई लैम्डा होता है फोटोन का मोमेंटम, राइट। बट अब ये कैसे निकालेंगे, ये h बाई लैम्डा कैसे निकालेंगे। आओ इसको निकालने के लिए हम रिडबर्ग की इक्वेशन यूज करते हैं। व्हाट इज रिडबर्ग इक्वेशन क्या है रिडबर्ग की इक्वेशन बोलती है 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। क्या ये इक्वेशन आप याद कर पा रहे हैं, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है ना सबने। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। सो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r, वैल्यू पुट करते हैं, आइए वैल्यू पुट करते हैं। 1 बाई n1 मतलब पहला शेल कितना था, 1 था, तो 1 बनाइए, माइनस 1 बाई n2 दूसरा शेल क्या है यार, दूसरा शेल 5th था, है ना, 5th से 1 में आ रहा था, तो यहां पे लिखो 5 का स्क्वायर मतलब 25। तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 25 माइनस 1 दैट इज 24 बाई 25। बट यार ये तो यार कुछ 1 बाई लैम्डा निकला है, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए था मोमेंटम। किसका मोमेंटम, फोटोन का मोमेंटम तो h बाई लैम्डा होता है, बट ये तो 1 बाई लैम्डा है। तो सिंपल, इसको सॉल्व करने के लिए दोनों साइड h से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल बी मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो क्या आया, फोटोन का मोमेंटम मिल गया ना आपको। फोटोन का मोमेंटम क्या बन चुका है, इट इज 24 बाई 25 HR। दिस इज द फोटोन का मोमेंटम। बट ये भी नहीं पूछा था उसने, क्या पूछा था, उसने पूछा था डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम। वो तो यही होगा जो फोटोन का मोमेंटम, वही डॉटर न्यूक्लियाई का मोमेंटम भी हमारे पास आ गया सेम। आइए देखिए बिल्कुल सेम आ गया। मोमेंटम इज 24 बाई 25 HR। दिस इज फोटोन का मोमेंटम एंड डॉटर न्यूक्लियाई का भी यही मोमेंटम होगा। बट अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो तोड़ दो इसको, mv लिख दो 24 बाई 25 HR, एंड फाइनली v की वैल्यू आपके पास आ गई। v को एक साइड रख लो, मास को उधर भेज दो, तो v की वैल्यू आ गई 24 बाई 25 HR बाई। दिस इज द आंसर। आई थिंक क्लैरिटी होगा सभी को। किसी को कोई भी डाउट प्लीज पोस्ट इट। ठीक है, क्या हम आगे चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं हम आगे, क्या आपको इतना समझ में आ चुका है सभी को। देखिए आगे अगेन बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, फिर से रिडबर्ग की बात कर दी है, तो अगेन अब ज्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, बिकॉज सेम क्वेश्चन हम पिछला करके आ रहे हैं। हम देख रहे हैं रिडबर्ग की वैल्यू बोल रहा है, रिडबर्ग की वैल्यू r की वैल्यू बोल रहा है यार, कितनी r की वैल्यू 10⁻⁷, राइट। देन द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर। जैसे ही बाल्मर वर्ड सुनोगे तो सीधा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि n इज इक्वल टू 2 की बातें हो रही है ना। किसकी बातें हो रही है, n इज इक्वल टू 2 की बात हो रही है। बाल्मर मतलब द वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज की लास्ट लाइन की वेवलेंथ क्या होगी। वेवलेंथ निकालना है यार, वेवलेंथ के लिए तो एक ही क्वेश्चन पढ़ा है हमने, एक ही फॉर्मूला पढ़ा है,
ठीक है, आओ देखते हैं पहले तो बाल्मर क्या होता है। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू इंफिनिटी। लास्ट लाइन क्या होती है भाई, क्या होती है लास्ट लाइन? क्या इसको सीरीज लिमिट भी बोलते हैं? बोलते हैं ना इसको सीरीज लिमिट, राइट। इसको हम सीरीज लिमिट भी बोला जाता है, इसीलिए या तो लास्ट लाइन बोलेगा या फिर इसी को सीरीज लिमिट बोलेगा। आओ देखते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी से सीधा n इज इक्वल टू 2 में गिरेगा तो ये बाल्मर सीरीज की बात हो रही है। लास्ट लाइन मतलब इंफिनिटी से गिरा, लास्ट वाली लाइन से गिरा, किसमें? n इज इक्वल टू 2 में। तो आपसे वेवलेंथ पूछ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे वेवलेंथ? अभी फॉर्मूला लिखा था वेवलेंथ का, इट इज 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। क्या आपको याद हो गया है ना ये फॉर्मूला? याद है ना ये फॉर्मूला? पढ़ा है ना बहुत बार। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। डू इट फास्ट। आओ यार, बहुत आसानी से कर लेंगे हम, ठीक है। आई एम मूविंग टू द सॉल्यूशन। इसी इक्वेशन को यूज करके हम सॉल्यूशन देखते हैं कि उसने क्या किया है। देखिए वही इक्वेशन उसने लिखी है, 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देगा यार, वैल्यू देखो इंफिनिटी से गिरा था, यहाँ पे इंफिनिटी रखो, पुट इट इंफिनिटी। और ये n1 को कितना रखोगे? n1 को रख दो 2, क्योंकि इंफिनिटी से कहां गिर रहा है भाई? कहां गिर रहा है बताओ ना? इंफिनिटी से 2 पे गिर रहा है, तो 2 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी का स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, सिंपल, कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा आपका 1 बाय इंफिनिटी। जिस बच्चे को नहीं पता है उसको बता देता हूं, 1 बाय इंफिनिटी सिंपली 0 होता है ये, दिस इज 0। और अगर ये 0 हो गया तो लैम्डा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो। क्या आपको समझ में आया ये सबको? चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आपके आसान होते जाएंगे, काफी आसान होते जाएंगे। देखते हैं जैसे एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम nth एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? nth एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। आओ देखते हैं जी क्या होता है nth ग्राउंड। देखो ये n इज इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इसके दो नाम होते हैं, n इज इक्वल टू 2 भी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं इसको? और बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, n इज इक्वल टू 3 भी बोलते हैं, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं, राइट। ठीक है जी, इसको इंफिनिटी बोलते हैं। चलो अब देखते हैं बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। बोल रहा है इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम जंप्स फ्रॉम nth एक्साइटेड स्टेट। मतलब कि nth एक्साइटेड स्टेट मतलब ये कौन सी शेल की बात कर रहा है? n+1 की बात कर रहा है ये। nth एक्साइटेड का मतलब तो n+1 होता है ना। चलो टू ग्राउंड स्टेट, यहां से इलेक्ट्रॉन गिरा ग्राउंड स्टेट पे आके सीधा ऊपर से n+1 से ग्राउंड स्टेट पे गिरा। फोटोन सो एमिटेड इल्यूमिनेट्स ए फोटो सेंसिटिव मटेरियल। ठीक है, अब जो फोटोन निकला है ना, वो जो फोटोन यहां से निकला, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कूदेगा यहां से फोटोन निकलेगा, और ये जो फोटोन निकला इसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा दिया। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन बनाया गया है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी बीच में उसने मिक्स कर दिया है, 2 चैप्टर को कंबाइन किया मॉडर्न के और ये क्वेश्चन बना दिया। उसने बोला ये जो फोटोन है ये किस पे गिराया? ये लाइट किस पे गिराई गई? इलेक्ट्रॉन पे। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट किया इसने इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करवा दिया। ठीक है, अब देखो कैसे इजेक्ट आउट करवाया। उसने बोला वर्क फंक्शन कितना था? वर्क फंक्शन था 2.75 उस मेटल का जहां से इलेक्ट्रॉन निकला है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है भाई? स्टॉपिंग पोटेंशियल है 10 वोल्ट। भाई साहब पहले तो सीधा जैसे ही स्टॉपिंग पोटेंशियल मिला, काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा याद कर लो। काइनेटिक एनर्जी होती है E इंटू वी, होती है कि नहीं होती काइनेटिक एनर्जी? E इंटू वी। तो देखो E कितना है? E तो E है। V कितना है? V वोल्टेज इज 10 वोल्ट स्टॉपिंग। तो सीधा अपने पास क्या आ गया? अपने पास सीधा काइनेटिक एनर्जी आ गई 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी आ गई। और क्या निकाल सकते हैं भाई इससे? और क्या निकाल सकते हैं? आओ देखो, थोड़ा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आप जानते हैं ये इक्वेशन सबने पढ़ा होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। बहुत आसान भाई,
10 आ गया, ये तो 10 आ गया। काइनेटिक एनर्जी EV था ना, तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन सीधा सीधा दिया था 2.75, पुट इट हियर 12.75 एनर्जी ऑफ फोटोन आ गया। अब बच्चों ये बात सीधा सीधा याद रखना, इसको आप पेपर में सॉल्व करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको ये डाटा याद होना चाहिए कि पहली शेल और दूसरी शेल के बीच में कितना गैप होता है, 10.2 का। फर्स्ट और थर्ड के बीच में 12.2 का, एंड थर्ड के बीच फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में 12.7 का। तो अब सीधा आप बोल सकते हैं कि देखिए अगर एनर्जी ऑफ फोटोन इतना है तो एनर्जी ऑफ फोटोन इतना कब हो सकता है, वो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गिरे, फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन गिरे फर्स्ट शेल में, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि यहां पे इतनी एनर्जी का फोटोन निकले। ये तभी निकल सकता है जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिरेगा। सीधा हमें याद होगा, हम सीधा मार्क कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन फोर्थ से गिर रहा है फर्स्ट में। लेकिन ये करने के बाद भी बच्चा गलती करता है एक, उसने पूछा है कि कौन सी एक्साइटेड स्टेट इसका आंसर है, कहां से इलेक्ट्रॉन गिरा है वो पूछ रहा है। बच्चा n = 4 देखता है, सीधा टिक कर देता है, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। उसने पूछा था कौन सी एक्साइटेड स्टेट है, तो फोर्थ n = 4 का नाम होता है थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में ये मिस्टेक होता है। ध्यान देना, जब भी एक्साइटेड स्टेट आए, आपका n = 4 आया तो आप 3 लगाओगे, अगर आपका n = 5 आया तो आप उसको फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लिखोगे। इसीलिए आपका आंसर है एक्साइटेड स्टेट इज थर्ड, राइट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। 6 क्वेश्चन बोलता है इफ सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस। सीरीज लिमिट, जैसे ही सीरीज लिमिट, देखिए पहले ही बता चुका हूं मैं आपको सीरीज लिमिट क्या होता है। सीरीज लिमिट का मतलब लास्ट लाइन भाई, लास्ट लाइन, ठीक है। और लाइमन ने क्या वो किया था, लाइमन सुनते ही, लाइमन मींस n = 1, बाल्मर मींस n = 2, लाइमन मींस n = 1। और लास्ट लाइन मतलब कहां से गिर रहा है, इन्फिनिटी से गिर रहा है। बहुत बढ़िया जी, चलते हैं आगे। उन्होंने बोला है इफ द सीरीज लिमिट ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन मतलब इन्फिनिटी से गिरा, n = 1 में इलेक्ट्रॉन ऐसे गिर रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, सीरीज लिमिट वेवलेंथ बता रहा है, कितनी वेवलेंथ है, बोल रहा है 912 एंगस्ट्रॉम, 912 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट, देन सीरीज लिमिट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज क्या होता है भाई, बाल्मर अभी तो पढ़ा था बाल्मर, है ना। तो बाल्मर में क्या गिरेगा, गिरेगा तो इन्फिनिटी से ही। सीरीज लिमिट की बात कर रहा है, इन्फिनिटी से गिरा किस में, n = 2 में, n = 2 में गिर गया जी। बोल रहा है कि इसकी वेवलेंथ बता दो। अगर इसकी वेवलेंथ 912 है, 912 है, तो बाल्मर सीरीज लिमिट क्या होगी, इन्फिनिटी से 2 पे गिरने में यहां पे कितनी वेवलेंथ निकलेगी, कौन सी वेवलेंथ यहां पे निकलेगी। अगेन वेवलेंथ पूरे मॉडर्न में वेवलेंथ जब भी पूछता है रिडबर्ग को याद कर लो, और रिडबर्ग आपका पूरा का पूरा काम करके दे देगा। कैसे, आओ पहली सिचुएशन देखो। पहली सिचुएशन में लाइमन था ना, तो लैम्डा की इक्वेशन क्या बनेगी, लैम्डा की इक्वेशन बनेगी 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1² माइनस 1/n2²। क्या यही इक्वेशन बनेगी हमारी, है ना। आओ पुट करो r 1/n1, n1 कितना है यार, n1 तो फर्स्ट है, तो 1/1 माइनस 1/∞। यहां से एक सिंपल सीधी सादी इक्वेशन आ गई, 1/λ इज इक्वल टू r। एक इक्वेशन हम आ चुकी है हमारे पास। लेट्स मूव टू सेकेंड इक्वेशन, और इसमें ये लैम्डा कितना है, लैम्डा उसने दिया है, इट इज 912 एंगस्ट्रॉम, इट इज 912 एंगस्ट्रॉम, राइट। क्या हम दूसरी इक्वेशन इसकी भी बना सकते हैं, आइए दूसरी इक्वेशन बनाते हैं इसकी। ये भी यहां पे सेम इक्वेशन बनेगी, 1/λ इज इक्वल टू r 1/n1²। n1 मतलब यहां पे तो 2 है ना, तो 2 1/4 माइनस 1/∞, ये तो 0 बनेगा। तो यहां पे अपने पास आया 1/λ इज इक्वल टू r/4। अब यार ये r कितना है, r कितना है, r देखो कितना है, r है 1/λ। 1/λ मतलब 1/912, तो 1/λ इज इक्वल टू
1 बाई लेमडा कितना आ चुका है देखिए, आर की जगह पुट कर दीजिए 1/912 इंटू 4। दिस इज द आंसर। देख लेते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पे। देखिए यही दोनों इक्वेशन अपनी बनी थी, ठीक है, और उसके बाद लेमडा जो आया इट इज 4 इंटू 912। दिस इज द आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन भी, और ये बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। 3-4 क्वेश्चन आपने ऐसा देखा है जिसमें आपको समझ में आ चुका होगा कि जब भी लेमडा पूछेगा पूरी मॉडर्न में एक ही इक्वेशन ऐसी है जो आपके सारे लेमडा वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा देगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसको। इसमें क्या बोल रहा है, इफ ए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड प्रोटॉन, एक प्रोटॉन के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन का घूमना। अब देखो देन टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है कि टाइम पीरियड रेडियस के साथ कैसे वेरी करेगा। क्या ये आर स्क्वायर के साथ वेरी करेगा, आर क्यूब के साथ वेरी करेगा, आर रेज़ टू पावर 3/2 पे से वेरी करेगा, या आर के साथ वेरी करेगा। ये 4 ऑप्शंस आपके पास है, ठीक है। लेट्स सॉल्व इट। सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन। देखिए टाइम पीरियड होता क्या है, टाइम पीरियड होता है पूरा सर्कल करने का टाइम, पूरा सर्कल करने का टाइम। आओ देखते हैं, निकालते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब भाई डिस्टेंस कितना है, सर्कल का डिस्टेंस तो सबको पता होता है कि सर्कल का डिस्टेंस होता है 2πr डिवाइडेड बाय स्पीड। कितनी स्पीड से चल रहा है भाई ये, कितनी से चल रहा है, कोई बताएगा कितनी स्पीड से चल रहा है ये। आओ देखते हैं स्पीड कैसे निकालेंगे। आइए साइड पे, और सेंट्रीपिटल फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने का तरीका है सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv²/r, और ये mv²/r दे कौन रहा है, कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने के लिए, इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, हमें पता चला इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो mv²/r प्रोवाइड करता है। तो इक्वेट इट सिंपली इक्वेट इट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के Q1 कितना है भाई, Q1 है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, और प्रोटॉन का चार्ज, दोनों का चार्ज E होता है, इसीलिए ke²/r²। एक R ने एक R को खत्म कर दिया, अब यहां पे सिर्फ एक ही R बचा है। तो देख लीजिए V किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, मुझे बस R का रिलेशन देखना है, प्रोपोर्शनलिटी देखनी है। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी पूरा सॉल्व ना करें, सिंपल जो आपको चाहिए उस पर फोकस करें। V के सामने नीचे R आ रहा है, v² के सामने, तो v के सामने नीचे क्या आएगा, v के सामने नीचे आएगा r⁻² 1/2, हाफ, दोनों तरफ हाफ पावर कर दो, अंडर रूट कर दो, तो v के सामने r की ये पावर आ जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी बोलोगे, ठीक है, तो v की ये पावर आ गई, बहुत अच्छा जी। अब क्या करें, v के सामने r की ये पावर है, तो v की जगह आप, v इसके प्रोपोर्शनल है, आप यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर सकते हैं, r⁻² 1/2, r⁻² 1/2 पुट करेंगे, ये ऊपर जाएगा, तो टाइम जो आएगा वहां पे एक r की पावर ऊपर पड़ी है, और ये भी r ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, r⁻² 1/2 भी ऊपर जाएगा। अब क्या मैं सीधा बोल सकता हूं कि r की जो पावर आएंगी टोटल 1 भी आएगी 1/2 भी आएगी, दोनों का एडिशन आएगा, तो r⁻³ 3/2 हमारा टाइम पीरियड का आंसर आ गया। टाइम पीरियड इसके प्रोपोर्शनल आ जाएगा। अगेन एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, सिंपल तब था जब आपको ये वाला कंसेप्ट पता हो, कैसे इक्वेशंस अप्रोच करते हैं हम। सेंट्रीपिटल की इक्वेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए यहाँ पे आपको, दिस इज द बेसिक ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे आप v की वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपली पुट इट हियर, r की वैल्यू -3/2, r की पावर 3/2 आ जाएगी, राइट, ठीक है। आप इसको याद भी रख सकते हैं, क्योंकि अगर नीट में सेम क्वेश्चन आता है तो आप उसको टिक कर सकते हैं, बट अगर आपको याद ना रहे, गो फ्रॉम द वेरी बेसिक। अब हम आ रहे हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। अब क्या बता रहा है, ये तो हमें पहले से ही पता है, नहीं भी बताएगा तो क्या हम नहीं जानते कि -13.6 होता है, ये तो हमें पूरा याद होगा, पूरा स्ट्रक्चर याद ही होगा आपको। क्या क्या होता है बताइए, फर्स्ट में एनर्जी होती है -13.6, सेकंड में एनर्जी होती है -3.4, और ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे याद होना चाहिए आपको, और ये गैप्स भी याद होने चाहिए, 10.2 ये सब बताया था, -1.51, और फोर्थ का भी
थोड़ा बहुत याद होना चाहिए, 0.8 समथिंग होता है, राइट, 0.8। चलते हैं आगे, बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, पहली एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अगेन यहां पे फिर से गलती होगी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल रहा है, लोग सोचते हैं कि इसमें पूछ रहा है, इसमें नहीं पूछ रहा है, वो ग्राउंड स्टेट में नहीं पूछ रहा है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 में पूछा जा रहा है आपसे काइनेटिक एनर्जी। एक तरीका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालने का, एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, जो फॉर्मूला आप बहुत आराम से यूज करके एक सेकंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। फॉर्मूला इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके पूरे ग्रेविटेशन में भी काम आएगा, आपको यहां पे भी काम आएगा, दोनों ही केस में ये आपको काम आने वाला फॉर्मूला है। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी देखिए क्या पूछ रहा है ये देखो, ये पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी बता दो भाई। हमें टोटल एनर्जी पता है यार, टोटल एनर्जी तो ये लिख दी मैंने, अब पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी बताओ। सिंपल, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशन यहां से उठाओ। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज माइनस टाइम टोटल एनर्जी। अब किस में पूछ रहा है, इस शेल में पूछ रहा है, इस शेल में -3.4 एनर्जी है, पुट इट हियर एंड यू विल गेट द आंसर। टोटल एनर्जी इस शेल में कितनी है, -3.4, और ये है माइनस 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 प्लस, तो काइनेटिक एनर्जी अपनी आ गई, कितनी आ गई, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं था अगर हमें ये वाली ट्रिक्स याद है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, ये ट्रिक्स याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से, बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो, राइट। चलिए आगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोहर ऑर्बिट इज Vn, म्यू n बेसिकली, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप सबको याद होगा कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर। आप डायरेक्टली यहीं से उठाइए, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें याद ही होता है, तो हम सीधा इससे फ्रीक्वेंसी पे पहुंचेंगे। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा बता सकते हो ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा, फ्रीक्वेंसी इज टाइम पीरियड 1 बाय टाइम पीरियड, है ना। तो ये तो होता ही है, ये तो हमें बेसिक में पता ही है ये तो देखो अगर टाइम पीरियड इसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, देन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n क्यूब, है ना। फ्रीक्वेंसी ये आ गई, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे हम चल सकते हैं, nth ऑर्बिट में बोल रहा है, देखो फ्रीक्वेंसी इन nth ऑर्बिट, और किसकी बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन लाइक एटम की। मतलब बेसिकली नहीं बोला है तो आप हाइड्रोजन उसको मान सकते हो, ठीक है, कि हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है ये। अगर हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो आप z को 1 पुट कर दोगे, तो फ्रीक्वेंसी इन n ऑर्बिट, nth वाले ऑर्बिट में फ्रीक्वेंसी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय n क्यूब, 1 बाय n क्यूब, ठीक है। एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में क्या फ्रीक्वेंसी होगी, फर्स्ट ऑर्बिट देखो, अब फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहा है, यहाँ पे v1 की बात कर रहा है, फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट ऑर्बिट देख लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट ऑर्बिट होगा, आई थिंक आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि n को 1 पुट कर दो, जहां पे n आ रहा था उसकी जगह यहाँ पे 1 आ गया, फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट ऑर्बिट, तो 1 पुट कर दो तो यहाँ पे 1 आएगा, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। नाउ डिवाइडिंग बोथ दीस इक्वेशंस, दोनों को डिवाइड कर दिया तो Fn बाय F1 फ्रीक्वेंसी इन nth ऑर्बिट बाय फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट ऑर्बिट इज इक्वल टू 1 बाय n क्यूब आ गया। नाउ वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ, अब हमें बनाना है ग्राफ। ये कैसे बनाते हैं जी, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले हमेशा देखो कि ग्राफ बनाना किस किस के बीच में है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें ग्राफ बनाना किस किस के बीच में है भाई, हमें ग्राफ बनाना है इसके और इसके बीच में, और साथ में लॉग होना चाहिए, इनके साथ लॉग भी होना चाहिए। लो जी लॉग ले आओ, ले आओ लॉग। क्या करें, दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो क्या आपको ये लॉग दिखने लगेगा, इसके सामने भी लॉग दिखने लगेगा। आओ देखते। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड, हमारे पास सिंपल बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा log Fn बाय F1 इज इक्वल टू log n माइनस 3, ठीक है। अब पावर आप जानते ही आगे आ जाती है, तो देखिए log Fn बाय
F1 इज इक्वल टू -3 log n। ये बन गई इक्वेशन। बढ़िया जी, इक्वेशन तो बना ली, लेकिन इक्वेशन बनाने से पहले आपको ग्राफ बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद ग्राफ सोचते हैं कैसे बनेगा जी। बहुत आसान। ग्राफ बनाने के लिए देखिए, y एक्सिस पे ये चीज थी और x एक्सिस पे log n था, तो जो आपको दिख रहा है पुट इट देयर। सिंपल, ये वाली चीज आपको दिख रही थी y एक्सिस, तो y लिख दीजिए और यहाँ पे -3 आगे आ गया था, और log n ये कौन से एक्सिस पे था भाई, ये था x एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू -3x। क्या आपको नजर में आया? नजर में आया ये किस चीज की इक्वेशन है यार? बहुत आसान इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन है। y की पावर भी 1 और x की पावर भी 1, तो ये लाइन की इक्वेशन है। और इसका स्लोप क्या दिख रहा है इसके सामने? स्लोप इज नेगेटिव। तो ऐसा ग्राफ ढूंढो। देखो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इक्वेशन ऑफ लाइन आ रहा है, ये नहीं हो सकता जी। अच्छा ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप क्या दिया है उसने? पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? अगेन पॉजिटिव स्लोप की लाइन नहीं हो सकता। एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें नेगेटिव स्लोप की लाइन आ रही है, ये लाइन आ रही है, एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, और एंगल ऑब्ट्यूज जब भी बनता है दैट इज नेगेटिव स्लोप की लाइन। क्लियर? इज इट क्लियर? क्या हम आगे चल सकते हैं? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम एमिट फोटोन ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटोन इनमें से कौन से ट्रांजिशन में सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज होगा? देखो जी, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अब एक बात तो क्लियर है यार कि एनर्जी इज इक्वल टू HF होता है। ये फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है मैक्सिमम। जब एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तभी होती है जब फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? तो एनर्जी तभी मैक्सिमम होगी जब, फ्रीक्वेंसी तभी मैक्सिमम होगी जब एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। आओ कर लेते हैं इसको सोल्व और देखते हैं कि हमारा एनर्जी किस में मैक्सिमम आ रहा है। देखो, एक अच्छे बच्चे को ये बात याद ही रहती है कि ये ट्रांजिशन क्या होता है, फर्स्ट से सेकंड, 1 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। ठीक है, अब ये जो गैप था ये आपको याद होगा, इट इज 10.2। तो इलेक्ट्रॉन जब सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट में गिरेगा तो फोटोन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन गिरेगा सेकंड से फर्स्ट में तो फोटोन विल इजेक्ट आउट, इट विल इजेक्ट आउट, फोटोन निकलेगा। और कितनी एनर्जी का निकलेगा? 10.2 वाली एनर्जी का निकलने वाला है हमारा फोटोन। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बहुत। उसने बोला इट एमिट्स फोटोन्स, फोटोन निकल रहा है। बताओ, क्या अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, फर्स्ट से सेकंड में जाएगा तो फोटोन देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी? ये बात आपको याद होनी चाहिए कि फोटोन निकल रहा है तो इट मींस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहा है, उसका एनर्जी कम हो रहा है। और एनर्जी कौन लेके जा रहा है? फोटोन लेके जा रहा है। एनर्जी यहां से निकल के फोटोन एनर्जी लेके बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या अगर इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जाए तो एनर्जी देनी पड़ेगी भाई। इलेक्ट्रॉन फोटोन थोड़ी निकलने लगेगा, फोटोन तो देना पड़ेगा ना। वो बोल रहा है निकलना चाहिए फोटोन, तो 1 से 2 में फोटोन निकलता नहीं है, देना पड़ता है, तो इट इज सिंपली रॉन्ग। और देखो 2 से 6 में, 2 से 6 में देखते हैं, 2 to 6 मतलब इलेक्ट्रॉन 2 से कूद के 6th शेल में जा रहा है, 2 से कूद के 6th में ऊपर जा रहा है भाई। ऊपर जा रहा है तो एनर्जी बढ़ेगा, और अगर एनर्जी बढ़ेगा ना तो फोटोन देना पड़ेगा, निकलेगा थोड़ी ना, एमिट थोड़ी होगा। तो ये भी 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गए भाई, एलिमिनेट हो गए 2 ऑप्शन तो, क्योंकि यहां पे फोटोन निकल ही नहीं सकता। फोटोन निकलेगा 3rd या 4th ऑप्शन में। और 4th ऑप्शन का हम आंसर जानते हैं कि अगर ये सेकंड से फर्स्ट में गिरता है तो एनर्जी इज 10.2, राइट। अब क्या हम ये वाली एनर्जी निकाल सकते हैं, 6 to 2 वाली, 6 to 2 वाली एनर्जी, ये भी हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी? एनर्जी का फॉर्मूला होता है -13.6, 1/n1² -1/n2²। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है, लैम्डा जैसा, पैरेलल चलते हैं दोनों फॉर्मूले। एनर्जी निकालनी हो तो ये यूज कीजिए और उसके लिए ये यूज कीजिए। आओ देखते हैं
देखो यहाँ पे कितना पुट करेंगे, फोटोन कहां से कहां जा रहा है, फोटोन कहां से कहां जा रहा है, फोटोन जा रहा है 6 to 2, तो आओ पुट करो जल्दी से यहाँ पे 6, तो यहाँ पे 6 पुट करोगे, 6 का स्क्वायर माइनस 1/2, 2 में आ रहा है तो 2 का स्क्वायर, 1/6 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। आप ऐसे एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन निकाल सकते हैं 2 to 6 का, 6 to 2 का। इसका भी निकाल के देखिए, इसका हमें याद ही है 10.2 होता है, तो दोनों में से देखिएगा कौन सा बड़ा है। आपको एक बात बता देता हूं, आंसर विल कम आउट टू बी n इज इक्वल टू 2 to 1। क्यों आएगा ये आंसर, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में इनके बीच में गैप काफी ज्यादा होता है, काफी ज्यादा गैप होता है, इसीलिए एनर्जी इतनी होती है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये गैप काफी कम होने लगते हैं, इसीलिए 6 to 2 में, जब इलेक्ट्रॉन 6 to 2 में आएगा तो इतनी एनर्जी जनरेट नहीं होगी जितनी सेकंड से फर्स्ट में होगी। यू कैन कैलकुलेट इट, 6 यहाँ पे पुट कीजिए, यहाँ पे 2 पुट कीजिए, आपको दिख जाएगा सीधा सीधा कि सेकंड से फर्स्ट में आने में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू अनदर स्टेट विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। कहां से कहां एक्साइट किया, कहां से कहां एक्साइट किया, बोला गया कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से भेजा गया n इज इक्वल टू 4 में, क्वांटम नंबर 4 मींस n इज इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां भेजा गया। ठीक है, अब जब ये नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन निकल के नीचे आएगा हमारे पास, तो इसके पास काफी लाइंस के ऑप्शंस बनेंगे। अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स, दोनों में आप ये चीज पढ़ते हो। नंबर ऑफ लाइंस का फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, इट इज n into n-1/2, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीटली आपको फॉर्मूला सीधा सीधा याद होना चाहिए, n into n-1/2, दिस गिव्स अस नंबर ऑफ लाइंस। ये हमें नंबर ऑफ लाइंस के बारे में बताएगा। तो नंबर ऑफ लाइंस हमारे पास आ जाएंगी, सिंपल n को 4 पुट कीजिए, 4 into 4 - 1 मींस 3, 4 into 3 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 6। तो नंबर ऑफ लाइंस आर 6। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमें कभी लीव नहीं करने हैं एग्जाम में, बिकॉज अल्टीमेट स्कोर इन्हीं की वजह से बढ़ता है। व्हाट इज द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड इन द फ्लोइंग रेडियो एक्टिव डिके। बोल रहा है कि इस डिके के अंदर, इस डिके में कितना अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ होगा और कितना बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ होगा। ठीक है, लेट्स डू इट। थोड़ा सा आपको बेसिक बताता हूं कि अल्फा पार्टिकल जो है ना, उसका मास होता है 4 और उसके ऊपर चार्ज कितना लेके जाता है, वो 2 लेके आता है चार्ज। ठीक है, चार्ज 2 से कम होता है। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो वो इतना मास लेके निकलता है, 4 का मास लेके निकलेगा और चार्ज निकलेगा 2 का लेके। और बीटा पार्टिकल जब निकलता है तो वो कोई भी मास लेके नहीं निकलता, क्योंकि इट इज नेग्लिजिबल मास। बीटा मींस इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इलेक्ट्रॉन के पास कोई भी मास ज्यादा मास नहीं होता, इसलिए हम बोलते हैं कि बीटा कोई भी मास लेके नहीं निकलता। एंड सिंपल, चार्ज कितना लेके निकलता है, चार्ज लेके निकलता है 1 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज ये लेके निकलेगा अगर ये बीटा पॉजिटिव डिके हुआ, और अगर नेगेटिव हुआ तो चार्ज अंदर आएगा, बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा। यहां पे चार्ज घटता है क्योंकि फोटोन बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लेके, चार्ज को लेके निकल जाता है, चार्ज को लेके निकल गया तो चार्ज कम हो गया। ठीक है, बट अगर बीटा नेगेटिव डिके हुआ, इलेक्ट्रॉन निकला, तो चार्ज बढ़ जाएगा। उसी चीज का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, आपको पता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी लेके निकलेगा तो चार्ज उस चीज का बढ़ जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। तो पहला फोकस तो अल्फा पार्टिकल पे। आओ, इक्वेशन इज x 90 200 y 80 168। पहले तो मास पे फोकस करो। मास कम हो रहा है, मास कम हो रहा है, मतलब मास कम हो रहा है, इसका मतलब तो ये होता है कि अल्फा पार्टिकल निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि ये मास ना बीटा पार्टिकल कम नहीं करवा सकता, कुछ नहीं करवा सकता। बीटा पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ चार्ज को अफेक्ट करता है। अगर मास कम हो रहा है, इट मींस अल्फा पार्टिकल निकला है। 1 अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 4 का मास कम होता है, 2 निकलेंगे तो 2 into 4 का, 8 का कम होगा, 3 निकलेंगे तो 3 into 4 का। n अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो
कितने का मास कम हो जाएगा? n अल्फा पार्टिकल निकलेंगे तो 4 इंटू एन, एक निकलता है तो 4 का मास कम होता है, 2 2 इंटू 4 3 इंटू 4, ऐसे ही n अल्फा पार्टिकल निकल गए तो इतना मास कम हो जाएगा। आओ देखते हैं कितना मास कम हुआ है। मास कम हुआ है 200 से 168, इट मींस मास कम हुआ 200 माइनस 168, आई थिंक दिस इज कमिंग आउट टू बी 32 मास कम हुआ इज इक्वल टू कितने अल्फा पार्टिकल निकले? तो सिंपल 32 इज इक्वल टू 4n, दोनों का मास मैंने कंजर्व कर दिया, इतना मास कम हुआ। देखते हैं कि इतना मास कितने अल्फा पार्टिकल में होगा, तो 4n इज इक्वल टू 32, तो n इज इक्वल टू सीधा सीधा 8 आ गया हमारे पास। 8 आने का मतलब कितने अल्फा पार्टिकल निकले? 8। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहले ऑप्शन में बोल रहा है अल्फा पार्टिकल 6 निकले हैं, ये तो सीधा रॉन्ग, ठीक है। सेकंड हो सकता है सेकंड सही हो, थर्ड ये भी गलत हो गया क्योंकि अल्फा पार्टिकल 6 नहीं है 8 है, तो ये गलत हो गया। तो सेकंड और फोर्थ में अभी भी कंफ्यूजन है। आइए उसको देखने के लिए हमें चार्ज को कंजर्व करना पड़ेगा, चार्ज को देखना पड़ेगा कि चार्ज के साथ क्या हो रहा है। चार्ज को कैसे देखें जी? देखो पहले चार्ज कितना था, पहले चार्ज था 90 और बाद में चार्ज कितना रह गया? बाद में चार्ज रह गया 80। आओ करते, चार्ज कितना कम हुआ, चार्ज कितना कम हुआ, ध्यान से देखिए। चार्ज कम हुआ 90 से 80, मतलब 10 का चार्ज कम हुआ। कैसे कम हुआ होगा? अल्फा भी निकले होंगे, बीटा भी निकले होंगे, है ना। तो देखते हैं, अल्फा निकले होंगे, मान लो अल्फा कितने निकले थे? 8। अगर 8 निकले हैं तो चार्ज कम होगा, एक अल्फा पार्टिकल में चार्ज 2 का होता है, तो अगर 8 अल्फा पार्टिकल निकले तो यहां पे कितने का चार्ज हो जाएगा? 16 का चार्ज हो जाएगा। 16 का चार्ज वो लेके चले जाएंगे। और अगर मैं मानूं कि x बीटा पार्टिकल निकले, बीटा पार्टिकल टोटल कितने निकले? x मानते हैं, तो ये चार्ज कितने का होता है? 1 का होता है इस पे तो चार्ज। और अगर चार्ज इस पे 1 का है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो अगर x बीटा पार्टिकल निकलेंगे तो वो कितना चार्ज बढ़ा देंगे? इसका कितना चार्ज बढ़ा देंगे? ये चार्ज बढ़ा देंगे, देखो ये घटा रहा है चार्ज को, 16 चार्ज कम हो गया और बढ़ा कितना चार्ज? बीटा पार्टिकल्स की वजह से चार्ज बढ़ा कितना है? इट इज x। अगर x बीटा पार्टिकल निकले हैं तो एक के ऊपर मास सॉरी एक के ऊपर चार्ज होता है 1, तो x बीटा पार्टिकल्स पे चार्ज होगा x का चार्ज, तो सिंपल ये चार्ज को बढ़ाएगा, तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10। ये 16 कम हो रहा था और x बढ़ रहा था, तो 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 6। तो कितने बीटा पार्टिकल निकल गए? 6 बीटा पार्टिकल्स यहां से निकल चुके हैं। अल्फा पार्टिकल के लिए मास कंजर्व किया जाता है और बीटा पार्टिकल्स के लिए हमें चार्ज कंजर्व करना पड़ेगा, उससे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं क्या था। फोर्थ ऑप्शन वाज 8 एंड 6, यही हमारा आंसर आ रहा है। ये आया था मास कंजर्व करके और ये आया है चार्ज को कंजर्व करके। ओके चलिए आगे। नेक्स्ट इज डिके कांस्टेंट ऑफ रेडियो आइसोटोप इज लैम्डा। डिके कांस्टेंट दिया गया है, लैम्डा दिया गया है। चलो जी, इफ A1 इज द A1 एंड A2 आर इट्स एक्टिविटीज एट टाइम T1 एंड T2। आइए लिख लेते हैं डाटा को लिखते हैं। T1 टाइम पे एक्टिविटी वाज A1 एंड डिके कांस्टेंट इज लैम्डा, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम T2 पे एक्टिविटी इज A2 और डिके कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, इट इज ऑब्वियसली लैम्डा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि T1 से लेके T2 टाइम के बीच में, यहां से लेके यहां तक, इस टाइम के बीच में आपने चीजों को देखा और आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच हैव डिकेड ड्यूरिंग द टाइम। आपको बताना है कि T1 टाइम पे, थोड़ा एज्यूम कर लेते हैं कि T1 टाइम पे मान लो N1 न्यूक्लियस थे, कुछ टाइम और बीता, अब टाइम T2 हो चुका है, T2 टाइम हो चुका है, तो कुछ पार्टिकल्स और डिके हो चुके होंगे, तो पार्टिकल्स का नंबर काफी घट चुका होगा, कम हो चुका होगा। तो अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स N2 है, पहले N1 थे T1 टाइम पे, अब N2 हो चुके हैं। तो पूछ रहा है हाउ मेनी पार्टिकल्स आर डिकेड, कितने पार्टिकल इतने टाइम में, इन दोनों टाइम के बीच में, इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में कितने पार्टिकल्स डिके हो गए। बहुत ही इजी क्वेश्चन।
अगर आपको सिर्फ फॉर्मूला भी आता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है इट इज लैम्डा इंटू n1। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू n, है ना। तो पहले एक्टिविटी t1 टाइम पे एक्टिविटी इज a1 इंटू लैम्डा n1, सिंपल। एंड व्हाट इज a2, सेकेंड टाइम पे एक्टिविटी, दूसरे टाइम पे एक्टिविटी इज a2 इज इक्वल टू लैम्डा n2, a2 इज इक्वल टू लैम्डा n2, राइट। आपको निकालना क्या है, पहले इतने न्यूक्लियस थे, बाद में इतने न्यूक्लियस बचे, तो कितने न्यूक्लियस डिके हो गए। तो डिके न्यूक्लियस निकालने के लिए कितने न्यूक्लियस डिके हो गए, दैट इज n1 माइनस n2। पहले ज्यादा न्यूक्लियस, बाद में कम, तो डिके हुए इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। इनको सिंपल सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड, नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड। ओके, नाउ सॉल्व इट। कैसे कैसे निकालेंगे, देखिए डिके n1 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी। n1 की वैल्यू आएगी यहां से a1 बाय लैम्डा, तो इट इज a1 बाय लैम्डा माइनस n2 मींस दूसरी इक्वेशन में n2 यहां से निकालिए, क्या आएगा a2 बाय लैम्डा, है ना। तो डिके कांस्टेंट आ गया अपने पास। डिके कितने न्यूक्लियस डिके हुए हैं, n1 माइनस n2 की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हो। इट इज सिंपली a1 माइनस a2 बाय लैम्डा, a1 माइनस a2 बाय लैम्डा। दीज आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड। एक बढ़िया चीज बता रहा हूं, बहुत ही अच्छी चीज क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आप इसको डायमेंशन से भी कर सकते थे। देखिए चारों के चारों पार्ट्स में हर चीज का डायमेंशन अलग अलग है, ठीक है। तो आप इसको डायमेंशन से भी सॉल्व कर सकते थे। आप देख सकते थे कि कौन सा डायमेंशनली करेक्ट बैठ रहा है, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन ट्राई दैट, एंड अगर वो आपसे नहीं होता है प्लीज टेल मी, विल सेंड द सॉल्यूशन। ओके, डायमेंशन से आप देख सकते थे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्या दिया है, ए रेडियो आइसोटोप हैज लाइफ ऑफ 75 ईयर्स, 75 ईयर्स, ठीक है। देयर इज ए बिट मिस्टेक, इट शुड बी हाफ लाइफ, इट शुड बी हाफ लाइफ, ठीक है, इट इज हाफ लाइफ। ए रेडियो आइसोटोप हैज हाफ लाइफ ऑफ 75 ईयर्स, 75 ईयर्स की हाफ लाइफ है किसी आइसोटोप की, ठीक है जी। द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स ऑफ दिस मटेरियल दैट वुड डिके इन 150 ईयर्स, बोल रहा है कि कितने सालों में 150 ईयर्स में कितने फ्रैक्शन डिके हो जाएंगे। आओ, हाफ लाइफ अगर दिया हो उससे बेटर क्वेश्चन, उससे आसान क्वेश्चन बनता ही नहीं है। न्यूक्लियस चैप्टर में सबसे आसान क्वेश्चन हाफ लाइफ का होता है। हाफ लाइफ दिया है मतलब सब दे दिया उसने। हाफ लाइफ का सिंपल मतलब है कि न्यूक्लियस बिल्कुल आधे हो जाएंगे, बिल्कुल आधे हो जाएंगे। देखिए अगर मान लो पहले एनोड न्यूक्लियस थे तो 75 ईयर्स के बाद एक हाफ लाइफ हो गया ना, एक हाफ लाइफ हो गया, है ना। तो न्यूक्लियस कितने बचेंगे, एनोड बाय 2 मतलब 50% बचेंगे, आधे कम हो गए मतलब 50% बचे, है ना। अच्छा, लेकिन उसने कितने टाइम में पूछा हमारे से, उसने पूछा 150 ईयर्स, 150 ईयर्स। देखिए 75 ईयर्स के बाद एक हाफ लाइफ हो गया, तो 50% न्यूक्लियस डिके हो चुके हैं, 50% बचे हैं, ठीक है, 50% बचे हैं। अब 75 ईयर्स और हो जाएंगे, मतलब टोटल 150 ईयर्स हो जाएगा। तो अगेन यहां पे फिर से एक हाफ लाइफ और बीत गई, तो अगेन 50% न्यूक्लियस और कम हो जाएंगे। अब न्यूक्लियस हो जाएंगे बिल्कुल इसके आधे, इसको हाफ करो, 1/2 से मल्टीप्लाई करो, इट इज n0/4। या फिर इसका भी आधा, 50% का भी आधा, 25% बच जाएंगे, 25% बच जाएंगे। उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था कितने न्यूक्लियस डिके हो गए, डिके कितने हो गए मतलब कितने डिके हो चुके हैं, बचे तो 25%, ये तो समझ में आ रहा है, बट उसने तो नहीं पूछा ना, ये उसने पूछा है कितने डिके हुए। तो अगर 25% बचे हैं तो डिके हो गए 75%। आई थिंक यू गॉट इट। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नेक्स्ट द फ्रैक्शन एफ ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट हैज डिकेड इन टाइम t, ठीक है। फ्रैक्शन एफ ऑफ, फ्रैक्शन का मतलब होता है n/n नोड,
कितना फ्रैक्शन बचा। फ्रैक्शन तो यही होता है यार, ऊपर कुछ होता है नीचे कुछ होता है। तो एन वो न्यूक्लियस है जो बच गए हैं, और एन नोड वो न्यूक्लियस होते हैं, एन नोड वो न्यूक्लियस है जितने पहले न्यूक्लियस जितने टोटल हमने स्टार्टिंग में लिए थे, दैट इज एन नोड। ठीक है, आपको निकालना क्या है, देखिए आपको बोल रहा है फ्रैक्शन निकालो, द फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल दैट हैज डिकेड इन टाइम टी। टी टाइम में कितने न्यूक्लियस डिके हो गए, करते हैं। देखो ये इक्वेशन सबने सुना होगा, n इज इक्वल टू एन नोड ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इज द न्यूक्लियस लेफ्ट। इतने न्यूक्लियस बच गए, इतने न्यूक्लियस बच गए। दिस इज ए टाइप ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन जो आप बहुत इजीली कर सकते हो, बहुत इजीली क्रैक कर सकते हो। इक्वेशन लिखते ही समझ में आएगा करना क्या। ठीक है, देखो ये एन नोड क्या है, एन नोड वो न्यूक्लियस है जो टी टाइम के बाद बच जाएंगे, डिके नहीं हुए, इतने न्यूक्लियस बच गए। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि स्टार्टिंग में एन नोड पार्टिकल्स थे और अब इतने बच गए यार, एन नोड ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी, इतने बच गए, तो डिके कितने हुए, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड, कितने न्यूक्लियस डिके हो गए, दैट इज न्यूक्लियस डिके हुए, पहले एन नोड थे अब एन बचे, तो डिके हुए एन नोड माइनस एन। सॉल्व इट, सिंपल। एन नोड माइनस एन की जगह लिखोगे एन नोड ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। दिस इज द न्यूक्लियस लेफ्ट। बट उसने फ्रैक्शन बोला है, फ्रैक्शन बोला है तो एन नोड से डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो इसको, कर दिया तो दिस इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस डिकेड, इतना फ्रैक्शन डिके हो गया। आओ देखते हैं, तो इसको फ्रैक्शन आएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा टी। इस फ्रैक्शन का, ये जो फ्रैक्शन था एफ, इसका ग्राफ टाइम के साथ बनाना है, टाइम के साथ बनाना है। जल्दी से जज कीजिए, 1 मिनट लीजिए और जज कीजिए कि कौन सा ग्राफ बनेगा और कौन सा ग्राफ कभी नहीं बन सकता। क्या यहां पे एक्सपोनेंशियल आया, दिखा यहां पे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इट मींस लाइन तो नहीं हो सकता, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कभी लाइन नहीं हो सकता, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ये सी भी गलत हो गया। बचा कौन, बी और डी। ठीक है, बी और डी, तो एक्सपोनेंशियल का या तो ये ग्राफ बनता है या ये बनता है। अब सोचना ये है कि हमें कौन सा ग्राफ बनाना है। देखिए नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिकेड की बात कर रहा है, कितने डिके हो गए, टाइम के साथ डिके होने वाले न्यूक्लियस बढ़ते रहेंगे, टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो डिके हुए हैं वो बढ़ते रहेंगे, उसका नंबर बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली बढ़ना चाहिए, ज्यादा नंबर ऑफ न्यूक्लियस डिके होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ज्यादा न्यूक्लियस डिके हो रहे हैं, टाइम के साथ डिके रेट बढ़ रहा है, डिके बढ़ रहे हैं, है ना, तो अगर नंबर ऑफ डिके बढ़ रहे हैं तो हमारा ग्राफ ऊपर जाना चाहिए, डिके बढ़ने चाहिए। ठीक है, और ये ग्राफ क्यों गलत हो गया, ये इसलिए गलत है क्योंकि इसमें दिखा रहा है कि नंबर ऑफ डिके कम हो रहे हैं। नहीं, टाइम के साथ पहले 1 न्यूक्लियस डिके होगा, फिर 5 न्यूक्लियस, फिर 10 न्यूक्लियस, 20 न्यूक्लियस, ऐसे ऐसे डिके होते रहेंगे वो, तो ये नंबर कम थोड़ी होगा डिके का, वो तो नंबर बढ़ता ही जाएगा, काउंटिंग तो बढ़ती रहेगी डिके की। सो इसीलिए ये ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। 15 क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। out of 80 kg of radioactive substance 70 kg decays in 1 hour। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, देखिए वो बोल रहा है एक घंटे में 70 kg, 80 kg टोटल था, 70 kg डिके हो गया, मतलब बचा कितना, 10 बचा होगा, 10 kg बचा होगा मटेरियल। द डिके कांस्टेंट लैम्डा की बात कर रहा है, लैम्डा की बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को। इसको हम सॉल्यूशन से ही देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन। देखो हाफ लाइफ की बात, हमेशा हाफ लाइफ के बारे में सोचा करो, क्योंकि अगर हाफ लाइफ से आपने क्वेश्चन को ट्राई किया और वो हो गया तो 30 सेकंड लगते हैं हाफ लाइफ से क्वेश्चन को करने में, एंड इक्वेशंस का यूज करके उसी क्वेश्चन को करने में कई बार ज्यादा टाइम लगता है। तो ऑलवेज गो विद हाफ लाइफ, अगर उससे हो जाएगा तो बहुत ईजी भी लगेगा। देखो आधा हो गया, 80 से 40 हुआ होगा, ठीक है, 40 से 20 हुआ होगा, 20 से 10, तो 10 बच गया था लास्ट में, मैंने यही बताया कि 80 kg मटेरियल 70 kg डिके हो चुका है, तो बचा कितना, 10 बच गया। ठीक है, तो देखो कितनी बार हाफ लाइफ हो चुकी है, 1 हाफ लाइफ, 2 हाफ लाइफ, 2 बार आधा हो गया, फिर तीसरी बार फिर आधा हो गया, तो टोटल 3 हाफ लाइफ थी। तो 3 हाफ लाइफ इज इक्वल टू कितने मिनट में हुआ, कितने मिनट में आधा हुआ, देखिए ये आधा हुआ, 3 हाफ लाइफ 1 घंटे की, टोटल 1 घंटा टाइम हो चुका है, और इतने 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट में
3 हाफ लाइफ हो चुकी है, तो 3 हाफ लाइफ इज इक्वल टू 60। तो टी हाफ लाइफ कितना आ गया भाई, हाफ लाइफ आ गया 20 मिनट। और एक बार हाफ लाइफ आया तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय लेमडा, 0.693 बाय लेमडा। आप सिंपल हाफ लाइफ जानते हैं 20 मिनट है, तो इसको 20 इंटू 60 सेकेंड में पुट कर दीजिए। सेकेंड में करना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसा यूनिट में हमें चलना है। तो 20 इंटू 60, ये 0.693 है, तो ये भी पता है, 0.693 भी पता है, तो लेमडा आ जाएगा 0.693 बाय 20 इंटू 60। नाउ सॉल्व इट, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके ऑप्शन से मैच कर जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, 17th क्वेश्चन बोला गया है द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए एंड बी हैव डिके कांस्टेंट 5 लैम्डा एंड लैम्डा। दो रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं ए और बी, आइए लिख लेते हैं। और इसका डिके कांस्टेंट है 5 लैम्डा और इसका डिके कांस्टेंट कितना बोला है, लैम्डा। ठीक है जी, दो अलग अलग मटेरियल थे जी। आगे बढ़ते हैं। एट टी इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 था स्टार्टिंग में, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब इसके न्यूक्लियस एन नोड थे तो इसके भी न्यूक्लियस एन नोड होंगे, दोनों के सेम नंबर न्यूक्लियस थे तो एन नोड एन नोड। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, बोल रहा रेशियो निकालो, किसका रेशियो निकालो, ए का और बी का रेशियो निकालो नंबर ऑफ न्यूक्लियस का 1/e²। इतना रेशियो कब आएगा, कितने टाइम के बाद इन दोनों न्यूक्लियस का, मतलब Na/Nb कितने टाइम के बाद 1/e² के इक्वल आएगा। जो बोल रहा है वो कर देते हैं, उसने बोला रेशियो को 1/e² के इक्वल रख दो, हम वही करने वाले हैं कि जो रेशियो इसने बोला उसको 1/e² के इक्वल रखते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही आसान। Na इसको देखो कितना डिके हो जाएगा ये, इट इज n नॉट e⁻⁻5 लैम्डा t डिवाइडेड बाय Nb। व्हाट इज Nb? Nb भी है n नॉट e⁻⁻ लैम्डा t, n नॉट e⁻⁻ लैम्डा, इसका डिके कांस्टेंट लैम्डा था तो लैम्डा t इज इक्वल टू 1/e²। सॉल्व इट, सिंपल। n नॉट कट हो गया, कट होने के बाद e की a की पावर बनाओ, इसको ऊपर लेके जाओ, ऊपर लेके गए तो -5 लैम्डा t प्लस लैम्डा t, और इसको भी ऊपर लेके जाते हैं, e का 1/e² है तो इसको लिख सकते हो e⁻⁻2। नाउ कंपेयर द पावर्स, दोनों पावर को कंपेयर कर दो, यू विल गेट द आंसर। देखिए इसने यही तो किया है, देखिए e⁻⁻4 लैम्डा t और e⁻⁻2, दोनों पावर्स को -4 लैम्डा t को दोनों पावर्स, यहां पे पावर है -2, कंपेयर इट, माइनस कट गया तो t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई 1/2 लैम्डा। दिस इज द टाइम आफ्टर विच न्यूक्लियस विल बी हाफ्ड। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियम, हाफ लाइफ दिया हुआ है, सिंपल हाफ लाइफ इज 1600 ईयर्स, लिख लिया जी। पूछ क्या रहा है, एवरेज लाइफ। इसके लिए आपको सिंपल दोनों फॉर्मूले आने चाहिए। फर्स्ट फॉर्मूला हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाय लैम्डा, 0.693 बाय लैम्डा, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज लाइफ? एवरेज लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इट इज 1/λ। अब देखो उसने ये दिया है, ये हाफ लाइफ दिया है और हाफ लाइफ देके एवरेज लाइफ पूछ रहा है, तो ये दोनों इक्वेशंस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ लाइफ की भी इक्वेशन पता है, एवरेज की भी पता है, डिवाइड दिस बोथ, सिंपल। हाफ लाइफ बाय एवरेज लाइफ इज 0.693, इज 0.693। लैम्डा कट जाएगा, ये वाला लैम्डा कटेंगे, कटने के बाद आपको टी एवरेज क्या आ जाएगा, ये टी एवरेज आ जाएगा टी हाफ बाय 0.693। देखिए लोग इसको फॉर्मूला बना के भी याद कर लेते हैं, हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ का फॉर्मूला बना के भी याद कर सकते हो। एंड आप बेसिक से भी जा सकते हो, दोनों के दोनों फॉर्मूलेज आप लिख सकते हो। एंड सिंपली डिवाइडिंग से दोनों का रिलेशन आ गया। और टी हाफ की वैल्यू सबको पता है 1600 दी हुई थी, पुट इट हियर, 1600 यहाँ पे पुट कर देंगे हाफ लाइफ में, हमारे पास एवरेज लाइफ आ जाएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, उसने डायरेक्ट इसीलिए कर दिया, ये फॉर्मूला डायरेक्ट आया कहां से, मैंने आपको बना के दिखाया।
बट आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं और आप इसको बना भी सकते हैं। सिंपली पुट द वैल्यू 1600 by 0.693, आंसर विल बी 2308। 2308 जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट द आंसर। आगे मूव करते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसके लिए आपको बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी ये पता होना चाहिए। देखिए द हाफ लाइफ ऑफ I-131 इज 8 डेज। हाफ लाइफ कितनी है भाई? हाफ लाइफ है 8 डेज। चलो जी, मतलब 8 दिन में आधे हो जाएंगे, है ना। उसके अगले 8 दिन में फिर दोबारा आधे, फिर आधे, ऐसे होते रहेंगे हर 8 दिन में। गिवन ए सैंपल ऑफ I-31 एट t इज इक्वल टू 0। उसने एक सैंपल दे दिया, चलो जी, यहाँ पे सैंपल रखा हुआ था, चलो जी सही है। उसने बोला इसमें से कौन सा करेक्ट है, उसने बोला इसमें से कौन सा करेक्ट है। t इज इक्वल टू 0 पे ऐसे सैंपल रखा हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल रखे होंगे, बहुत सारे एटम रखे होंगे, न्यूक्लियाई रखे होंगे, बेसिकली न्यूक्लियाई बोलना चाहिए क्योंकि डिके न्यूक्लियाई होता है, तो न्यूक्लियाई रखे हुए थे बहुत सारे ऐसे। तो बोल रहा है नो न्यूक्लियस विल डिके बिकॉज 4 डेज। बोल रहा है 4 दिन से पहले कोई डिके नहीं होगा। ऐसा थोड़ी होता है भाई, जैसे ही टाइम शुरू होता है डिके होना शुरू हो जाता है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत है कि कोई न्यूक्लियस डिके ही नहीं होगा, गलत है। नेक्स्ट, नो न्यूक्लियस विल डिके बिफोर t इज इक्वल टू 8 डेज। 8 दिन से पहले डिके नहीं होगा, बहुत ही गलत परसेप्शन। 8 दिन में तो आधे हो जाएंगे यार, 8 दिन में तो आधे हो जाने वाले हैं, तो बोल रहा डिके नहीं होंगे, गलत। नो न्यूक्लियाई विल डिके बिफोर t इज इक्वल टू 16 डेज, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। बोल रहा 16 दिन से पहले डिके नहीं होगा। 8 दिन में तो भाई उसको आधा होना है ना, 8 दिन में तो आधा होना है, तो ये बोल रहा कोई न्यूक्लियाई डिके नहीं होगा, गलत। नेक्स्ट, ए गिवन न्यूक्लियाई मे डिके एट एनी गिवन टाइम आफ्टर t इज इक्वल टू 0। बोला जा रहा है कि कोई भी न्यूक्लियस कभी भी डिके हो सकता है। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों सही बात है मैं आपको बताता हूं इसके बारे में थोड़ा। ये जो रेडियो एक्टिविटी है, आपने पढ़ा होगा एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की कि रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब कब क्या होने वाला है पता नहीं। आप इस न्यूक्लियस को देखते रहो, मान लो आप देखते रहे, होने को ये न्यूक्लियाई डिके हो जाए, अभी देखते ही देखते डिके हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आप 50 साल, 100 साल, करोड़ साल बैठे रहो, इसको देखते रहो, लेकिन ये कभी भी डिके नहीं हो। तो इट इज ए वेरी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कि आप किसी भी चीज के बारे में, दिस इज जस्ट ए पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बातें हैं यहाँ पे आप फिक्स किसी न्यूक्लियस को बोल के देख के नहीं बोल सकते कि आज डिके होगा या 100 साल बाद डिके होगा। तो इसीलिए तो कोई भी न्यूक्लियस कभी भी डिके हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इट इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कभी क्या होने वाला है उसके अंदर हमें कुछ भी नहीं जज कर सकते। आप एक न्यूक्लियस को देख के नहीं बता सकते ये कब डिके होगा, आप सिर्फ उसकी पॉसिबिलिटी बता सकते हो कि ये हाँ चांसेस हैं कि ये इस टाइम पे डिके हो जाएगा, लेकिन वो भी 100% श्योर नहीं है। तो कोई भी चीज कभी भी डिके हो सकती। 19th क्वेश्चन अपना हो चुका है, हम आगे बढ़ते हैं हम 20th क्वेश्चन की तरफ। 20th क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, 2 सैंपल्स x एंड y कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ठीक है, आइए पहले पिक्चर बना लेते हैं, पूरा पिक्चर। ये बिल्कुल 2 मटेरियल वाला क्वेश्चन है, वो हम पहले भी कर चुके हैं। ए और बी वाला ऐसे ही है, x और y है, और उसने बोला सेम अमाउंट है, तो भाई एनोड एनोड होंगे। तो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है इफ 1/16 ऑफ द सैंपल x एंड 1/256 ऑफ द सैंपल y रिमेन आफ्टर 8 आवर्स। 8 घंटे के बाद, आफ्टर 8 आवर्स, 8 घंटे के बाद देखा गया चीजों को। ठीक है, अभी 8 घंटे के बाद देखा गया, ये कितना बचा था, ये बचा था 1/16, और ये बचा था, ये कितना बचा था, ये बचा था एनोड बाय 256। आओ दोनों की इक्वेशन बनाते हैं। ये इतना बचा था 8 घंटे के बाद, ये इतना बचा था। नाउ वी विल मेक द इक्वेशन, पहले इक्वेशन बनाएंगे x वाले की। x वाले की इक्वेशन आएगा एनोड e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। ये इक्वेशन बनाएंगे, दिस इज इक्वेशन इज एनोड। देखो ये बचा कितना है यार, x वाला कितना बचा है, एनोड बाय 16 बचा है, तो एनोड बाय 16 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t की जगह 8 लिख दो यार, t की जगह लिख दो 8, है ना। सही है, यहां तक सही है। आगे चलते हैं, y की जगह देखो ये इक्वेशन सिंपली सॉल्व कर लो। सॉल्व इट, सॉल्व कैसे करेंगे, एनोड एनोड कटा, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1/16 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज सिंपली 1/16 इज 2 रेज टू पावर -4, 2 रेज टू पावर -4। अरे ये क्या चीज हो गया, कैसे कर दिया ये। 16 क्या होता है, 2 रेज टू पावर 4। इसको ऊपर लेके जाओगे, इसको जैसे ही आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बनेगा, 2 रेज टू पावर -4 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा इंटू 8। ठीक है, आओ लैम्डा निकालते हैं यार। लैम्डा निकालने के लिए
एक्सपोनेंशियल को भगाओ। एक्सपोनेंशियल को भगाने का तरीका होता है लॉग, दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहां पे आएगा -4 log 2, -4 log 2, -4 आ गया, ये log 2 आ गया, इज इक्वल टू ये बनेगा -8 लैम्डा, -8 लैम्डा, ये कटेगा, ये 2 आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास बहुत अच्छे से आ गई ln 2/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, बट ये लैम्डा किसका है? एक्स वाले मटेरियल का लैम्डा है ये। हमें अब चाहिए वाई वाले मटेरियल का लैम्डा, और वो भी निकालते हैं, पहले लिख लेते हैं। एक्स वाले मटेरियल का लैम्डा आया ln 2/2, ठीक है। चलिए वाई वाले का निकालते हैं। वाई वाले का कैसे? वही इक्वेशन यार, n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। अब वाई वाला जो मटेरियल था इसका n बचा है n नोड बाई 256 इज इक्वल टू n नोड e रेज टू पावर माइनस लैम्डा डैश t। लैम्डा थोड़ा सा अलग ले लो यार, x और y वाले का अलग है, इसलिए थोड़ा सिंबल अलग कर दिया लैम्डा डैश। नाउ सॉल्व इट। सॉल्व कैसे करेंगे? ये आएगा 2 रेज टू पावर -8, 256। प्लीज लर्न दिस वैल्यूज। 2 की सारी पावर आपको 2 की पावर 1 से लेके 10 तक सारी पावर्स आपको याद होनी चाहिए, तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाओगे क्रैक। जैसे ये 256 दिखा, मैंने इसको लिखा 2 रेज टू पावर -8, इट इज -8 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा डैश t। आओ निकालते हैं जी, लैम्डा डैश निकालते हैं। कैसे निकालेंगे लैम्डा डैश? एक्सपोनेंशियल को भगाना है, ln को लाना है, log को लाइए, log आएगा ये आएगा -8 ln 2, -8 ln 2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा डैश t। तो यहां से सॉरी log ले चुका हूं मैं दोनों तरफ log ले लेंगे तो एक्सपोनेंशियल भाग जाएगा, यहाँ पे माइनस लैम्डा डैश t आ जाएगा, माइनस लैम्डा डैश t। एंड t की वैल्यू हमें पता है, t की वैल्यू है हमारे पास 8, t की वैल्यू है 8, तो लैम्डा डैश की वैल्यू सीधा यहां से आ गई, ये कटा -8, ये भी कटा -8 कट गया, तो लैम्डा डैश आ गया ln 2 log 2 आ चुका है हमारे पास। बट पूछा क्या गया है? हमारे से पूछा है रेशो ऑफ हाफ लाइफ। अब देखो पहले की हाफ लाइफ क्या होती है? हाफ लाइफ होती है, एक्स वाले की हाफ लाइफ होगी 0.693 बाय लैम्डा, एक्स वाले का लैम्डा इट इज ln 2/2। एंड व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ वाई? वाई की हाफ लाइफ क्या होगी? अगेन 0.693 बाय लैम्डा, लैम्डा था ln 2। दोनों को कर दीजिए डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। जब आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको सीधा दिख रहा है कि ये दोनों कट जाएंगे, पूरे कट जाएंगे, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो इट विल बी 2:1, 2:1 विल बी द आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट माय पॉइंट? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नीट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें 30 सेकंड्स में कर लेने हैं, ताकि ऐसा क्वेश्चन जो भी होगा बड़ा क्वेश्चन, उस पे हम 1 मिनट या 1 मिनट 30 सेकंड में लग जाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो छोटे क्वेश्चंस को जल्दी करो ताकि बड़े क्वेश्चंस को भी आप अटेम्प्ट कर पाओ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन में आपको ग्राफ दिया गया है। ग्राफ किस किस के बीच में? ln dn/dt और टाइम, इन दोनों के बीच में ग्राफ दिया गया है। भैया जब भी ग्राफ आए और आपको ग्राफ के बारे में कुछ नहीं पता हो, जैसे कि ये ग्राफ है, थोड़ा सा नया टाइप का ग्राफ है, ये जनरली आपको क्वेश्चन में ही मिलता है, ये आपको वैसे नहीं मिलता नॉर्मली। तो अगर कभी भी ऐसा ग्राफ आएगा तो आपको नहीं पता इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, तो सिंपल गो फ्रॉम द वेरी बेसिक, ऐसी इक्वेशन बनाने की कोशिश करो जिसके अंदर ये आता हो, ln dn/dt आता हो, टाइम आता हो। ऐसी एक भी इक्वेशन अगर आपने बना दी तो आपका काम बन जाएगा। आओ मैं बताता हूं शुरुआत कहां से करनी है। पहली बात, मुझे dn/dt चाहिए और वो भी log के अंदर। तो इसको बनाने के लिए स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। आपने एक ही इक्वेशन है जिससे पूरा रेडियो एक्टिविटी का कुछ भी सॉल्व हो जाता है। तो बेसिक है n इज इक्वल टू n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। पहली बात तो इस इक्वेशन में n दिख रहा है, मुझे dn/dt चाहिए, तो डिफरेंशिएट इट। ये इक्वेशन बहुत बच्चों को याद होगी बिकॉज दिस इज इक्वेशन ऑफ एक्टिविटी। इसी को तो हम dn/dt को ही तो एक्टिविटी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस लैम्डा n नॉट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t।
ये बच्चों को डायरेक्ट याद होता है dn/dt का वैल्यू। इट इज एक्टिविटी माइनस n नोड e रेज टू पावर माइनस लैम्डा t। दिस इज एक्टिविटी। चलो जी बढ़िया। बट मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाली जो चीज है ये किसके अंदर चाहिए, लोग के अंदर। देखो दिख रहा है, ये लोग के अंदर चाहिए। आओ देखते हैं कि ये लोग के अंदर कैसे आएगा। दोनों साइड लोग ले लीजिए तो ये आएगा ln dn/dt, ln dn/dt इज इक्वल टू, इधर भी लोग ले लीजिए। देखो इसको इधर अगर आप लोग लोगे तो यहाँ पे इन सारी चीजों को, ये मल्टीप्लाई में आ रही है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ln माइनस लैम्डा n नोड माइनस लैम्डा n नोड प्लस, देखो ये मल्टीप्लाई में था और log की प्रॉपर्टी होती है, ये आपने पढ़ा होगा, log a इंटू बी। इसको क्या लिख सकता हूं, log a इंटू बी को लिख सकते हो log a प्लस log b। तो यही मैंने इस्तेमाल किया, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे तो मैंने बोला कि log ऑफ दिस प्लस log ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा t। देखिए ये इक्वेशन बन गई। क्या आपको इतना समझ में आ चुका है कि ये इक्वेशन बनी कैसे है? क्योंकि ये क्वेश्चन आप तभी क्रैक कर सकते हो जब आप ये इक्वेशन बनाना जानते हो। इक्वेशन गो फ्रॉम द वेरी बेसिक n से dn/dt निकालो, dn/dt से log निकालो, log लेने के बाद दोनों तरफ log लेने के बाद आपके पास ये इक्वेशन बनेगा। आओ देखो ये इक्वेशन उसने डायरेक्ट लिख दिया है, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, ये वही इक्वेशन है जो मैंने आपको बना के दिखाया कि ये आया कहां से है। ये आया है इस इक्वेशन से, log से एक्सपोनेंशियल कटेगा तो यहाँ पे माइनस लैम्डा t बचेगा और ये वही इक्वेशन है जो नेक्स्ट पेज पे हमने सॉल्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस, सिंपल। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? ये पूरी चीज आपको y एक्सिस पे दिख रही थी, पूरी चीज y एक्सिस पे दिख रही थी, इसको y लिख लो इज इक्वल टू, ये जो टाइम था, टाइम कौन से एक्सिस पे था, ये जो टाइम था टाइम कौन से एक्सिस पे था, टाइम हमारे पास था एक्स एक्सिस पे, तो टाइम की जगह एक्स लिखते हैं। तो देखो ये पूरी इक्वेशन बनेगी log माइनस लैम्डा n नोड माइनस लैम्डा और टाइम की जगह x। सी व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन बन रही है। और इस लाइन का स्लोप हमें क्या देगा, इस इक्वेशन से आप प्रेडिक्ट कर सकते हो x के सामने लैम्डा आ रहा है और जब आप कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू mx प्लस c, इससे कंपेयर करोगे तो आपको पता है x के सामने स्लोप आता है। इसका मतलब इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, इस इक्वेशन से प्रेडिक्ट करके पता चल रहा है x के सामने लैम्डा आ रहा है और नॉर्मल इक्वेशन में x के आगे स्लोप आता है। तो स्लोप हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन दे देगा, स्लोप हमें देगा लैम्डा की वैल्यू और ये हम निकाल सकते हैं। आइए स्लोप तो निकालना जानते हैं ना, तो इस ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा, आज के बाद याद भी रखिए कि dn/dt, log dn/dt का टाइम के साथ ग्राफ आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है, इट सिंपली गिव्स अस लैम्डा। इस लाइन का स्लोप लैम्डा दे देगा हमें। आओ निकालते हैं जी स्लोप निकालना तो बहुत आसान है। कैसे, एक ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल कंप्लीट कर लो। इस लाइन का स्लोप निकालना है तो ट्रायंगल कंप्लीट करने के बाद स्लोप होता है y वाली लाइन बाय x वाली लाइन, y वाली लाइन बाय x वाली लाइन। y वाली लाइन कितनी है यार, 4 से 10 मतलब 6 हो गया है ना, 6 हो गया, डिवाइडेड बाय x वाली लाइन कितनी है, 0 से शुरू हुई 6 तक गई तो ये भी 6, ये कटा तो स्लोप कितना आया, एक्चुअल में स्लोप आया -1 है ना। तो यहां पे स्लोप था, इस इक्वेशन के हिसाब से स्लोप था हमारे पास माइनस लैम्डा और माइनस लैम्डा हमें -6 के बराबर मिला, सॉरी -1 के बराबर मिला, -1 के बराबर, माइनस माइनस कटा तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 और जैसे ही लैम्डा आया, लैम्डा के बाद तो हाफ लाइफ तो कोई भी निकाल लेगा ना, लैम्डा आ गया तो टी हाफ इज 0.693 बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहां पुट करो, यू विल सिंपली गेट वैल्यू ऑफ हाफ लाइफ। क्या आपको क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, अगेन वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स कि जहां पे आपको याद रखने से बहुत फायदा हो जाता। जिस बच्चे को याद है कि इस ग्राफ का स्लोप क्या देगा, वो बच्चा इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में 30 to 35 सेकंड में आराम से इसको उड़ा सकता है। इस क्वेश्चन को लैम्डा निकालेगा, लैम्डा से टी हाफ निकालेगा, बट उसके लिए याद रहना चाहिए कि इसका स्लोप हमें लैम्डा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a radioactive sample the fraction of initial concentration which remains undecayed after n mean life। पहली बात mean life का बात बता दूं, mean life means average life। एवरेज लाइफ बोल रहा है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ कंसंट्रेशन बचेगा आफ्टर n एवरेज लाइफ्स, n मीन लाइफ्स होने के बाद कितना कंसंट्रेशन बचेगा, कितना फ्रैक्शन आपका बच जाएगा।
ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। कितना मटेरियल बचेगा, टाइम दिया हुआ है, टाइम बोल रहा है कितने टाइम के बाद पूछ रहा है, एन मीन लाइफ्स। इतने टाइम के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कितने मटेरियल बचेंगे, कितने पार्टिकल्स बचेंगे। आओ देखते हैं। n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। n इज इक्वल टू एन नॉट ई रेज टू पावर माइनस लेमडा टी। दिस इज द इक्वेशन। हमें निकालना क्या है, n निकालना। कब निकालना, कितने टाइम के बाद, n मीन लाइफ्स के बाद। एक मीन लाइफ कितने की होती है, वन मीन लाइफ इज वन एवरेज लाइफ इज इक्वल टू 1 बाय लेमडा। एक एवरेज लाइफ, n एवरेज लाइफ्स कितनी होती है, n बाय लेमडा। n एवरेज लाइफ्स होती हैं n बाय लेमडा, ठीक है, n बाय लेमडा। नाउ पुट इट हियर, सिंपल, टाइम की जगह पे n बाय लेमडा रख दो, n हाफ लाइफ के बाद पूछ रहा है, तो n इज इक्वल टू n नोड e रेज टू पावर माइनस लेमडा बाई टी। टाइम की जगह रखो n बाय लेमडा, n हाफ लाइफ, लेमडा लेमडा कट गया, तो फ्रैक्शन देखो क्या आया, n बाय n नोड, ये इसी को बोलते हैं ना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन सिंपली यही तो होता है कि कितने न्यूक्लियाई बच गए टोटल में से। तो n बाय n नोड की वैल्यू अपने पास आ जाएगी, n बाय n नोड की वैल्यू आएगी e रेज टू पावर माइनस n, इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाय e रेज टू पावर n। इतने न्यूक्लियस बच जाएंगे, इतना फ्रैक्शन आपका बच जाएगा, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स, बेसिक इक्वेशन, सिंपल मैथमेटिक्स, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर, n 1 बाय e रेज टू पावर n। लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज हम 23 क्वेश्चंस करेंगे, हाफ क्वेश्चन विल कवर इन नेक्स्ट लेक्चर में। हम नेक्स्ट सॉल्यूशन का जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अभी देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए न्यूक्लियस विद मास नंबर 220 इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। मास नंबर 220 का एक पार्टिकल था, दो पार्टिकल में टूटा, देखो एमिड से अल्फा पार्टिकल, दो में टूटा, एक डॉटर न्यूक्लियाई और एक अल्फा पार्टिकल, दो में टूटा, एक इधर भागेगा तो एक इधर भागेगा, एक इधर भागेगा तो दूसरा उधर भागेगा। बोल रहा है कि Q वैल्यू मींस बाइंडिंग एनर्जी वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी है, एनर्जी की वैल्यू, Q वैल्यू इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। अब ये जो एनर्जी रिलीज होती है ये किस फॉर्म में जाती है, दिस गोज इनटू द काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी में जाती है। ये इधर भागता है, ये इधर भागता है, दोनों टूटते हैं, बिल्कुल बॉम्ब की तरह एक्सप्लोजन होगा और इतनी एनर्जी निकलेगी। ये एनर्जी जाएगी कहां, इसको भी काइनेटिक एनर्जी देगी ये और इसको भी काइनेटिक एनर्जी देगी, ठीक है। टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू शुड सिंपली नो द फॉर्मूला। जो आपको ये ऐसा फॉर्मूला है जो आप पेपर में डिराइव नहीं कर पाओगे, इट टेक्स टाइम लगता है उसमें। सो इट्स बेटर अगर आप ये दो फॉर्मूले याद रखो अल्फा पार्टिकल के। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इट इज a-4 by a into q, and what is the formula for kinetic energy of daughter nuclei, उसका फॉर्मूला होता है 4 by a into q। These are the formulas जो आपको हमेशा याद होने चाहिए। किसी भी टाइम कोई पूछे कि अल्फा पार्टिकल डिके में कितनी काइनेटिक एनर्जी आती है, वी शुड सिंपली रिमेंबर दिस फॉर्मूला। और अब देखो, अब तो बहुत आसान हो गया, काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है यार अल्फा पार्टिकल की, तो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दूं, तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे तो क्या आएगा, देखो a-4, a कितना था भाई, a था 220, 220 minus 4 216 by a is 220 into q, what is q is 5.5, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो वैल्यू है ये 1 से हल्का सा, थोड़ा सा हल्का सा 1 से कम है। अगर ये 1 होती तो आंसर 5.5 आता। अब ये 1 से हल्की सी कम है, कैसे पता 1 से कम है, ये पता चला ऊपर कम वैल्यू नीचे बड़ी, तो इसको जब डिवाइड करेंगे ऊपर कम वैल्यू होती है नीचे ज्यादा, तो 1 से हल्का सा कम आएगा, और अगर हल्का सा 1 से कम आएगा तो मेरा आंसर 5.5। अगर ये 1 आता तो यहाँ 5.5 आंसर हो जाता, बट ये 1 से कम आ रहा है तो आंसर 5.5 से हल्का सा कम होगा। वाई कम क्यों, हल्का सा कम क्यों, हल्का सा कम
मैंने आपको कैलकुलेशन से बताया हल्का सा कम, तो कौन सा बन रहा है 5.5 से हल्का सा कम? यहाँ पे आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आपका सीधा आंसर 5.4, हल्का सा कम करना है 5.5 से। 4.4 तो बहुत ही कम है, 5.6 हो नहीं सकता क्योंकि आंसर 5.6 से ज्यादा आना चाहिए, 5.5 से हल्का सा कम आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो 5.5 से हल्का सा कम आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है, एंड दैट इज 5.4। इसमें आप अगर कैलकुलेशन नहीं भी करते तो आप सीधा मार्क कर सकते हो 5.4। यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है कैलकुलेशन में। जब भी ऐसा दिखे कितना कम डिफरेंस, ऑलमोस्ट 1 ही है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो आज के लिए हमारा सॉल्यूशन, आज के लिए हमारा इतना ही कवर होगा। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा सॉल्यूशंस का, उसके अंदर हम बचे हुए क्वेश्चन, जो 22 क्वेश्चन बचे हैं, बेसिकली मोशन इन 1D के मोस्टली क्वेश्चंस हम उस दिन कवर करेंगे। मॉडर्न अभी हमारा, मॉडर्न का मोस्टली पार्ट हमने कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।